हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप। माय नेम इज शाहरुख सैफी। तो चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने क्लास 11 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपरा। ये हमारा कंटिन्यू वाला चैप्टर है, यानी कि आज जो मैं आपको कराऊंगा इस लेसन का लास्ट पार्ट कराऊंगा, पार्ट नंबर 3। तो फर्स्ट सेकंड पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन में और साथ ही डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप आराम से देख सकते हैं। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो इस लेसन के पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ही अवेलेबल होंगे। तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और व्हाट्सएप का भी ग्रुप कर लेना, वहां पर भी आपको लिंक अवेलेबल मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, जो कि काफ़ी शॉर्ट होगी पहले के 2 पार्टों के कंपैरिजन में। आइए जानते हैं बच्चों, इस लेसन के सेकंड पार्ट के अंदर जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो था यूरोप के अंदर महिलाओं की स्थिति, जिसके अंदर हमने ये जाना था कि जो महिलाएं थी ना, वह पुरुषों के बराबर नहीं चल पाती थी, ना ही उन्हें कारोबार में कोई दर्जा मिल पाता था। और शादी के बाद जो दहेज होता था लड़की की तरफ से, वह जो लड़के थे अपने बिजनेस में लगा दिया करते थे। और यहाँ तक कि महिलाएं उन्हें कुछ सजेशन भी नहीं दे सकती थी। तो ये सारी चीजें जानी थी, लेकिन कुछ महिलाएं अलग प्रवृत्ति की भी थी जिन्होंने मिसालें कायम करी, जैसे कि व्यापारी महिलाएं। तो इन्होंने एक अपनी पहचान को दर्शाया था जो कि यूरोप के अंदर हमें देखने को मिला था। तो हम अपना कंटिन्यू कर रहे हैं शुरुआती टॉपिक थर्ड पार्ट के साथ, जिसमें हम बात करेंगे ईसाई धर्म के अंदर वाद विवाद, यानी कि डिबेट डिस्कशन वाली बात हो रही है। ठीक है, तो यात्रा, व्यापार, सैनिक विजय तथा कूटनीतिक संपर्कों के कारण इटली के नगरों और राज दरबारों का दूर दूर के देशों से संपर्क स्थापित हो सका। ठीक है, वहां के शिक्षित और समृद्ध लोगों ने इटली की जो नई संस्कृति उभर कर आई थी उसे काफी खुशी तरीके से अपना लिया। चलो, ये भी अच्छी बात है। परंतु बच्चों, यहाँ पर दिक्कत ये देखने को मिली, जो नए विचार थे वह आम आदमी तक नहीं पहुंच सके, क्योंकि वह लोग साक्षर नहीं थे, यानी कि पढ़े लिखे नहीं थे। तो इसलिए ऐसी समस्याएं भी देखने को मिली। ठीक है, अब क्या होता है कि इटली के अंदर ही नए विचारों का प्रसार होने लगता है, जैसे कि 15वीं और 16वीं शताब्दी में। देखो, बार बार जिक्र आएगा 15वीं और 16वीं शताब्दी का, क्योंकि यहीं से जो इटली की दशा थी वो बहुत अच्छी होती चली गई थी, यानी कि जो डेवलपमेंट ग्रोथ थी ना वो काफ़ी अच्छी होती चली गई थी। तो 15वीं और 16वीं शताब्दी में उत्तरी यूरोप के विश्वविद्यालयों के अनेक विद्वान मानववादी विचारकों की ओर क्या हुए, अट्रैक्टिव, यानी कि आकर्षित होते चले गए। इटली के विद्वानों की भांति, यानी उन्हीं की तरह उन्होंने भी यूनान और रोम के क्लासिकल ग्रंथों और ईसाई धर्म ग्रंथों के अध्ययन पर अपना ज्यादा ध्यान प्रदान किया। परंतु इटली के अपोजिट, यानी कि विपरीत, उत्तरी यूरोप में मानववाद ने ईसाई चर्च के अनेक सदस्यों को अपनी ओर आकर्षित किया, और वह ये मानते थे कि मनुष्य को अपनी खुशी इसी वर्तमान में ढूंढनी चाहिए, क्योंकि वह ऐसा मानते थे कि मनुष्य जो है वह एक विवेकपूर्ण प्राणी है, यानी कि काफी ज्यादा समझदार है। और साथ ही ईश्वर में विश्वास के साथ यह मानते थे कि मनुष्य को उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। यहां तक तो ठीक था। अब यहां से बात शुरू होते है चर्च के प्रहार के ऊपर, जैसे कि इंग्लैंड के टॉमस मोर और हॉलैंड के इरेस्म, इनका ये मानना था, ये दोनों ही लॉर्ड चांसलर थे, ये आप याद रखना। तो चर्च जो है वो एक लालची संस्था बन गया, यानी कि वहां पे जो करप्शन है वो तेजी से होने लग गया। जैसे कि जो चर्च के लोग हैं वह साधारण लोगों से मनचाहे ढंग से पैसा बटोर रहे हैं। पादरी जो होते थे, जिन्हें क्लर्गी कहा जाता था, तो ये लोगों से धन को ठगने का सबसे आसान तरीका अपनाते थे, जिसका नाम था पॉप स्वीकारित नामक दस्तावेज का विक्रय। तो इसमें क्या बात होती थी कि यह व्यक्तियों को उसके द्वारा जितने भी उनने पाप किए उनसे छुटकारा दिला सकता था, यानी कि एक सर्टिफिकेट दिया जा रहा है कि आपने अब से पहले जितने भी गुनाह किए, जितने भी पाप किए जाने अनजाने में, आप इन चीजों को एक्सेप्ट करेंगे, पैसा डोनेट करेंगे तो आपके पाप धुल जाएंगे। यानी एक तरीके से ब्रेन वॉशिंग का काम चल रहा था। तो क्या हुआ बच्चों, तो ईसाइयों को बाइबल के स्थानीय भाषाओं में छपे जो अनुवाद थे ना, उनसे यह पता चला कि उनका जो धर्म था ऐसी प्रथाओं की आज्ञा नहीं देता। कहने का मतलब कि जो क्लर्गी थे, पादरी थे, उनका एक तरीके से भांडा फोड़ होता चले गया, क्योंकि उन्होंने लोगों को अपने वश में कर रखा था, डरा कर, धमका कर या अलग अलग तरीकों से। और इसका असर हमें यहाँ पर भी देखने को मिला कि जो किसान थे और राजाओं थे ना,
उनका चर्चों के प्रति असंतोष पैदा हो गया, जिसमें यह बात की गई कि यूरोप के लगभग प्रत्येक भाग में किसानों ने चर्च के द्वारा लगाए गए जो अलग अलग प्रकार के टैक्सेस थे ना, उनका विरोध किया। जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा भी था कि जैसे टैली हो गया, जागीर हो गया, तीत, फीफ, इन सभी के बारे में, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, इसका विरोध किया। और इसके साथ साथ राजा भी अपने राजकाज में चर्च के हस्तक्षेप से यानी इंटरफेयर से दुखी थे, क्योंकि चर्च जो था वो राजा के कामों में दखल अंदाजी करता, तो इस बात से राजा क्या थे, नाराज थे। तो जो मानववादी थे उन्होंने यह बताया कि चर्च की जो न्यायिक और वित्तीय शक्तियां हैं ना, उनका आधार जो है वह कॉन्स्टेंटाइन का अनुदान नामक एक दस्तावेज है। कॉन्स्टेंटाइन के बारे में हमने सामंतवाद में पढ़ा था ना, जिसके अंदर डाइक्लिशियन का भी जिक्र आया था, इन दोनों का जिक्र आया था। और ये वही है कॉन्स्टेंटाइन जिन्होंने सोलिडस नाम का सिक्का भी चलाया था। तो ये सारी जानकारी आपको पता होना जरूरी है। तो क्या बात हुई कि यह दस्तावेज प्रथम ईसाई रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द्वारा चलाया गया था, क्योंकि नाम ही इनका आ रहा है तो आपको आराम से पता भी चल रहा होगा। यहाँ पर जो मानववादी विद्वान थे ना, वह दर्शाने में सफल रहे कि कॉन्स्टेंटाइन का जो दस्तावेज है ना, वह असली नहीं है, बल्कि जालसाजी से तैयार किया गया है बहकावे में। और यह जानकारी पाकर तो राजाओं में खुशी की लहर दौड़ उठी, क्योंकि जो चर्च था ना, अब राजा के कामकाज में दखल अंदाजी यानी कि इंटरफेयर नहीं करने वाले थे। और इस घटनाक्रम ने ईसाई धर्म के अंदर ही वाद विवाद को जन्म दिया और धर्म सुधार आंदोलन की भूमिका को निभाया। कहने का मतलब कि जो अंधकार का युग फैला हुआ था, ब्रेन वॉशिंग, करप्शन, लोगों को डराना, पैसे ऐंठना, ये सारी चीजें अब लोग अच्छे से समझ पा रहे थे। इसी कारण ईसाई धर्म के अंदर वाद विवाद होता चले गया। और बच्चों, रही कई कसर जो थी वहां के विद्वानों के द्वारा पूरी कर दी गई। जैसे कि अब जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है कोपरनिकसीय क्रांति। तो कोपरनिकस जो थे वो एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे और यह क्रिश्चियन रिलीजन से रिलेटेड थे, तो आपको ये पता होना जरूरी है। आप इमेज में इन्हीं के द्वारा चित्र बनाया गया, आप देख भी सकते हैं। तो क्या था बच्चों, यूरोप के अंदर ईसाइयों का यह विश्वास था, वो बिलीव करते थे कि जो पृथ्वी है ना, वह पापों से भरी हुई है, यानी कि हर लोग यहाँ पर क्या है, पापी है। पापों की अधिकता के कारण ही ये जो है पृथ्वी वो स्थिर है, स्टेबल है। और पृथ्वी ब्रह्मांड के बीच में स्थित है, यानी गैलेक्सी के बिल्कुल सेंटर में, जिसके चारों ओर खगोलीय ग्रह यानी जिन्हें हम क्रिस्टलियल प्लैनेट कहते हैं, इनमें घूम रही है। तो जो मैथमेटिशियन थे यानी कोपरनिकस थे, इन्होंने यह घोषणा की कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तो ये आप याद रखना, किसने कहा था, कोपरनिकस ने कहा था कि पृथ्वी के सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, जिसे हम सौर मंडल कहते हैं। ठीक है, तो ये नाम तो कितना पॉपुलर हो जाता है और जीके से रिलेटेड क्वेश्चन भी हो जाता है आपको याद रखने के लिए, तो आप याद रखेंगे। जी हाँ। तो अब क्या था बच्चों, एक खास बात इसके अंदर ये निकल के आई कि जो कोपरनिकस जो थे बच्चों, वह अपनी पांडुलिपि जिनका नाम था दी रेवोल्यूशंस, यानी हिंदी में बात करें परिभ्रमण, तो उसे वह प्रकाशित नहीं करना चाहते थे। इसके पीछे रीजन ये था कि वह डरे हुए थे, भयभीत थे इस बात से कहीं मेरी इस नई खोज से परंपरावादी जो ईसाई धर्म प्रचारक है वह घोर प्रतिक्रिया उत्पन्न ना हो जाए, यानी कि इसको वह नकार ना दे, तो वह इस बात को लेकर डरे हुए थे। तो कोपर ने क्या किया बच्चों, अपनी पांडुलिपि को द रेवोल्यूशन उसे अपने अनुयायी जिनका नाम था जेसिम ऋतिकस उसे सौंप दी। तो लगभग आधी शताब्दी के बाद ये जो इन्होंने अपनी खोज करी थी वह धीरे धीरे उभरने लगी। तो काफी समय के बाद जो खगोल शास्त्री थे, जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जोहानेस केपलर, गैलीलियो गैलीली, न्यूटन, इनके द्वारा कोपरनिकस के सौर मंडलीय विचारों को आगे बढ़ाया गया और रिजल्ट आप सबके सामने है। आज के समय जो हमने चीजें जानी है इस वाले लेसन में वही प्रचलित है, यानी कि फेमस है कि जितने भी ग्रह हैं वह सूर्य की ओर क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं, चारों ओर घूमते हैं। तो आप समझ रहे हो इन चीजों के बारे में। तो ये सारा जो विकास था हमें यूरोप के अंदर देखने को मिला था। इसी कारण तो कहा जाता है कि जो मानववादी विचार थे उन्होंने ये बात रखी थी कि हम एक ऐसे युग में आ पहुंचे हैं जो कि आधुनिक युग है, और इससे पहले हम ऐसे युग में जी रहे थे जो कि हमें पूरी तरीके से बिना राह के लेके चल रहा था। तो ये सब जानकारी आई होप कि आपको अब चैप्टर में अच्छे से
जरूर समझ आ चुकी होगी। एक टॉपिक रह गया, काफी शॉर्ट है, जो कि रही गई पूरी कसर कंप्लीट कर देगा। लास्ट टॉपिक है इस लेसन का, जिसका नाम है ब्रह्मांड का अध्ययन। तो इसमें बात आएगी गैलीलियो की, जो अभी ऊपर हमने जाना था, जिनका नाम, ठीक है, इमेज भी आप देख सकते हो। तो गैलीलियो ने एक खास टिप्पणी करी, कमेंट किया कि बाइबल जो है, जो कि ईसाइयों की धार्मिक पुस्तक है, जिस स्वर्ग का मार्ग अलौकिक करता है, वह स्वर्ग किस प्रकार से चलता है उसके बारे में वह कुछ नहीं बताता। तो इन्हीं प्रकार के विचारकों ने बताया कि ज्ञान जो है, यानी जो नॉलेज है ना, वह विश्वास से हटकर अवलोकन और प्रयोग पर आधारित है, यानी कि उसके ऊपर प्रैक्टिकली काम करना काफी ज्यादा जरूरी है, तब जाके नॉलेज मिलती है। जैसे जैसे इन वैज्ञानिकों ने ज्ञान की खोज का रास्ता दिखाया लोगों को, वैसे वैसे रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान के क्षेत्र में अनेक प्रयोग और इन्वेंशन, यानी कि नई नई खोजें जो थी, उनका कार्य तेजी से पनपने लगा। और इसी कारण इतिहासकारों ने इसी को वैज्ञानिक क्रांति का नाम दिया। तो अगर एग्जाम में वैज्ञानिक क्रांति आए तो आप ये लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। और एग्जाम में पहली बार आ भी चुका है ये वाला क्वेश्चन। तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर नंबर 7, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपरा, जो कि हमने 3 पार्ट में कंप्लीट किया। आई होप कि आपको वीडियो काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी और आपके जो डाउट है वो भी क्लियर होंगे। अगर आपने एक एक करके पार्ट देखा है तो मैं चाहता हूं रिवीजन के लिए एक ही बार में आप तीनों पार्ट देख सकते हो, तो आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी का पूरा तरीके से कवर करा है, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा है। हालांकि एक टॉपिक छोड़ा है पुनः जागरण वाला, वो मैं क्वेश्चन आंसर में आपको कवर करा दूंगा, उसकी टेंशन आपको लेने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना जरूरी है, लिंक आपको कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चाहे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक वहां पर अवेलेबल है। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों जरूर कर दीजिएगा, और लाइक कमेंट शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है ना। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूं आपको फिर एक नई वीडियो के साथ। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।